हेलो स्टूडेंट्स। अब अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का अगला भाग और वो है सहसंयोजक बंध की व्याख्या कैसे करें। तो सहसंयोजक बंध की व्याख्या करने के लिए बेटा जी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं को अपन वन बाय वन देखेंगे। तो ये पॉइंट है सहसंयोजक बंध के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये अपना पॉइंट रहेगा अब, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कहते हैं कि सहसंयोजक बंध की व्याख्या के लिए हमारे दो सिद्धांत दिए गए हैं हमें। पहला सिद्धांत बेटा दिया गया है वीबीटी, ठीक है, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। क्या कहेंगे? संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। ये पहला सिद्धांत अपने को पढ़ना है। दूसरा अपने को पढ़ना है एमओटी, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चन आएंगे और खूब आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अणु कक्षक या आणविक कक्षक, दोनों नाम होते हैं, अणु या आणविक, ठीक है। अणु कक्षक सिद्धांत। तो इस तरह से बेटा जी दो सिद्धांत दिए गए हैं, या फिर मैं कह दूं कि हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सहसंयोजक बंध की व्याख्या के लिए ये दो थ्योरीज अपन पढ़ेंगे। अब इन दो थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है भैया वीबीटी? वीबीटी कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बनेगा, बंध बनेगा, तो दोनों के परमाणुीय कक्षक तो जुड़ेंगे और अणु कक्षक बनाएंगे। तो पहली बात क्या आई? परमाणुीय कक्षक मिलकर, परमाणुीय कक्षक को कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणुीय कक्षक आपस में मिलेंगे और अणु कक्षक या आणविक कक्षक, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ, बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से परमाणु जुड़कर अणु बनाते हैं ना, तो परमाणुीय कक्षक मिलकर क्या बना देंगे? अणु कक्षक। अगला स्टेटमेंट अपन देखें इसमें, तो बेटा जी अगला स्टेटमेंट वीबीटी का यही है, और सबसे मेन स्टेटमेंट भी मैं तो इसी को मानता हूं। क्यों? क्योंकि बाकी के जो वीबीटी के स्टेटमेंट है वो हम सहसंयोजकता यानी कोवेलेंसी में पढ़ चुके। इसलिए एक कथन और बताऊंगा केवल कि भाई जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में मिलेंगे तो एक अणु कक्षक बनेगा। ये वीबीटी कहती है भाई, क्या कहती है? कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणुीय कक्षक जब दूसरे परमाणुीय कक्षक से मिलेगा तो क्या बनाएगा? एक ही अणु कक्षक बनाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि एमओटी ये अलग चीज बताएगी, ठीक है। तो दो परमाणुीय कक्षक मिलकर साहब एक अणु कक्षक बनाते हैं, ये वीबीटी कहती है। इसके बाद में सहसंयोजक बंध की पूरी व्याख्या करने के लिए ये वीबीटी कुछ बड़े बड़े सिद्धांत अपने आप में शामिल करती है और उनको अपने को पढ़ना भी है। बेटा वो अलग अलग सिद्धांत कौन से हैं? जैसे अतिव्यापन, अतिव्यापन, संकरण आदि सिद्धांत इस वीबीटी में शामिल किए गए हैं। तो मैं दूसरी लाइन क्या बोल सकता हूं? पहली तो क्या कि परमाणु कक्षक मिलकर अणु बनाते हैं। दूसरी बात क्या? दो परमाणु कक्षक मिलकर एक अणु कक्षक बनता है। तीसरी बात क्या? वीबीटी में सहसंयोजक बंध की पूर्ण व्याख्या के लिए इसमें अतिव्यापन, संकरण आदि सिद्धांत भी शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब। और इसका भी पहला कॉन्सेप्ट मेजर, पहला जो बताया मैंने अतिव्यापन, ठीक है। अतिव्यापन मीन्स ओवरलैपिंग। बात करें हम अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की तो किसे कहते हैं? थोड़ा सा देखिए,
जब दो विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक, ध्यान से सुनिएगा, दो कक्षक हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और विपरीत चक्रण है। जब विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त दो परमाणुीय कक्षक परस्पर मिलकर एक अणु कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को या इन कक्षकों के मिश्रित होने की प्रक्रिया को अतिव्यापन कहा जाता है। दोबारा सुन ले, विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त परमाणुीय कक्षक जब परस्पर मिलकर अणु कक्षक निर्माण करते हैं तो इन परमाणुीय कक्षकों के संयोजन की जो प्रक्रिया है उसे अतिव्यापन कहा जाता है। ठीक है, जुड़ने की प्रक्रिया, ओवरलैपिंग। ठीक है साहब, अब बात करें कि अतिव्यापन के लिए मैंने क्या शर्त रखी, तो आपने कहा कि दो परमाणुीय कक्षक और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और विपरीत चक्रण होना चाहिए, तब यह अतिव्यापन होगा। यस, ओके, सही है। क्या ऐसी स्थिति में अतिव्यापन मान सकते हैं अपन कि समान चक्रण हो, तो मैं कहूंगा कि समान चक्रण के केस में मैं तो अतिव्यापन नहीं मानूंगा। फिर कोई बात करे कि क्या ऐसी स्थिति में कि ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है और यहां भी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, अब अतिव्यापन हो सकता है क्या? नो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या यहां जोड़ा है और यहां अकेला है, अब हो सकता है क्या? नॉट। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन जरूर एक्सेप्ट की जाती है, स्वीकार की जाती है, और बेटा वो है ऐसी अतिव्यापन में। अब तुम कहोगे कि सर विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों युक्त, तो ये कंडीशन है, ये तो परिभाषा के ही विरुद्ध है। बेटा सहसंयोजक बंध के सापेक्ष तो परिभाषा के विरुद्ध है, लेकिन इस केस में अतिव्यापन तो होगा, अतिव्यापन तो होगा, लेकिन इसका रिजल्ट सहसंयोजक बंध नहीं बनेगा, बल्कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? उपसह संयोजक बंध बनेगा इससे। ठीक है ना, उपसह संयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, वो बनेगा फिर इस केस में। क्लियर है? ओके, तो ये तो अतिव्यापन की परिभाषा से रिलेटेड मैंने कुछ बातें आपसे की कि कहां तो अतिव्यापन स्वीकार किया जाएगा और कहां अतिव्यापन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब बेटा जी अपन आगे बढ़े तो इस अतिव्यापन के टाइप्स देखेंगे, अपन प्रकार देखेंगे। ठीक है ना, अब जब प्रकारों की मैं बात करने जाऊंगा तो यहां पे एक बात और बतानी पड़ेगी मेरे को, और वो क्या है कि भैया प्रकारों में तो बांट रहे हो, अतिव्यापन के टाइप्स में तो डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आधार क्या है आपका? किस आधार पर आप अतिव्यापन को बांट रहे हो, विपाटित कर रहे हो, या मैं कह दूं एक से अधिक भागों में बांट रहे हो? इसका आधार क्या है? आधार बहुत जरूरी है बेटा जी। तो सबसे पहले मैं टाइप्स पर आ रहा हूं, अतिव्यापन के प्रकारों पर आ रहा हूं, लेकिन प्रकारों का आधार क्या ले रहा हूं पहला वो देखो आप। पहला आधार है अतिव्यापन के समय, अतिव्यापन के समय परमाणुवीय कक्षकों, आगे से इनको मैं एओ बोलूंगा भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुवीय कक्षकों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि अतिव्यापन के समय परमाणुवीय कक्षकों का अरेंजमेंट कैसा है, अतिव्यापन के समय उनकी व्यवस्था कैसी है, इस आधार पर दो टाइप है भैया। सबसे पहला नंबर एक, समाक्षीय अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन, इसको कहते हैं कोएक्सियल या फिर सम्मुख अतिव्यापन। समाक्षीय या सम्मुख अतिव्यापन, सम्मुख को कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आया समाक्षीय अतिव्यापन। बेटा समाक्षीय को समझने से पहले एक चीज और सुनो, मेरा ही आपसे सवाल है, चलो, कि अतिव्यापन के समय मान लो दो परमाणु है,
एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका एस कक्षक अतिव्यापन में भाग लेगा, इसका एस कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहा है, मान लीजिए। तो मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या इसका एस कक्षक अतिव्यापन के लिए परमाणु से निकलकर बाहर आएगा और इसका भी एस कक्षक परमाणु से निकलकर बाहर आएगा और फिर अतिव्यापन होगा क्या? नहीं। तो फिर जब एस कक्षक इसका और इसका अतिव्यापन करेंगे तो कहते हैं कि उस समय दोनों के पूरे परमाणु वहां पे होते हैं। अब दोनों के परमाणु पूरे के पूरे वहां पे होते हैं तो दोनों के नाभिक भी पूरे के पूरे वहां पे होंगे। क्लियर? तो दोनों के नाभिक भी वहां होंगे। अब बेटा जी दोनों के नाभिक अगर वहां होंगे तो कहते हैं कि इस समय उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों को मिलाने वाली जो अक्ष है उसे कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अंतरानाभिकीय अक्ष। अंतरानाभिकीय अक्ष, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? अंतरानाभिकीय अक्ष। और उसका बड़ा रोल है यहां पे अतिव्यापन को समझने में, इस अंतरानाभिकीय अक्ष का बड़ा रोल है। समझ दोगे ना? अंतरानाभिकीय अक्ष का मतलब है ये परमाणु अतिव्यापन करने के लिए आए तो दोनों के नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष जो है वो अंतरानाभिकीय अक्ष है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब साहब समाक्षीय या सम्मुख का अर्थ अब समझ में आएगा क्या? यदि भाग लेने वाले कक्षक, भाग किसमें भाग लेने वाले? अतिव्यापन में। भाग लेने वाले कक्षक, भाग लेने वाले कक्षक अंतरानाभिकीय अक्ष के ठीक ऊपर व्यवस्थित हों। अब समझ लो कि जो नाभिकीय अक्ष है, तुम्हारे जो कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे थे वो भी इसके ऊपर ही व्यवस्थित होकर अतिव्यापन करें। तो भाषा क्या बनी? भाग लेने वाले कक्षक अंतरानाभिकीय अक्ष के ठीक ऊपर व्यवस्थित होकर अतिव्यापन करें तो इसे समाक्षीय कहते हैं, समअक्षीय। क्लियर? और या सम्मुख कह दो। अब बात आती है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक अरेंजमेंट देख लेते हैं अपन। बेटा जी समझिए, कहते हैं कि जब कुछ ना कहे तो जेड अक्ष को नाभिकीय अक्ष मान लेना एक स्टैंडर्ड तरीका बन सकता है, क्योंकि अक्षें तो तीन है, एक्स वाई और जेड। तो आमतौर पर क्वेश्चन में दे दे तब तो अलग चीज है। देखो क्वेश्चन में दे दिया एक्स एक्स को नाभिकीय अक्ष मान रहा हूं तो हमें भी वही माननी है, लेकिन नहीं दिया तो हम किसे मान लेंगे? जेड अक्ष को नाभिकीय अक्ष मान लेंगे। ठीक है, तो ये जेड अक्ष नाभिकीय अक्ष है साहब। अब जरा सुनिए, अंतरानाभिकीय अक्ष ये होगी, कहने का मतलब है दोनों के नाभिक, दोनों परमाणुओं के नाभिक कहीं ना कहीं इस अक्ष पे व्यवस्थित। अब जो कक्षक भाग ले रहे हैं वो इसके ठीक ऊपर व्यवस्थित हो जाए। तो आप बताओ जेड अक्ष के ऊपर पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीन पी कक्षक है, उनमें से कौन सा है जो जेड अक्ष के ऊपर व्यवस्थित रहेगा? तो तुम कहोगे सर पी जेड रहेगा, क्योंकि पी जेड नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो जेड अक्ष के ऊपर व्यवस्थित रहता है। तो चलो ये लो साहब, किसी एक परमाणु का पीजेड कक्षक आ रहा है रवैया, ये पीजेड कक्षक, और दूसरे परमाणु का भी पीजेड कक्षक ले लो। ठीक है, दूसरे का भी पीजेड ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरे का पी एक्स होगा या पी वाई होगा तो अतिव्यापन ही नहीं होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर आपने तो कहा था पूरा परमाणु वहां पे होगा, नाभिक वहां पे होगा, आपने तो केवल कक्षक दिखाए। तो रिप्रेजेंटेशन में मैं कक्षक ही दिखाऊंगा और कक्षक दिखाने के साथ साथ नाभिक को रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पे नाभिक मान लूंगा जहां दोनों के पालियां मिल रही है, यहां पे नाभिक मान लूंगा। तो अब बताओ अंतरानाभिकीय अक्ष बन गई ना ये? ठीक है साहब, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी मान लो और विपरीत चक्रण वाले मान लो। अब अतिव्यापन होगा तो कैसे होगा? इसी नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन हो जाएगा बेटा जी। देखो ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये नाभिक अंतरानाभिकीय अक्ष वही है, और देखिए यहां पे अतिव्यापन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं समाक्षीय अतिव्यापन। और एक बात सुन लेना, समाक्षीय अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनेगा जी? सिग्मा बंध बनेगा। समाक्षीय अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब कहते हैं कि ये कौन था?
तो साहब ये एटॉमिक ऑर्बिटल था परमाणु कक्षक। ये कौन था? एटॉमिक ऑर्बिटल था। तो ये क्या बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, यानी अणु कक्षक बन गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु कक्षक बन गया। लेकिन बेटा जी इस अणु कक्षक का नाम कैसे दें? तो कहते हैं कि अणु कक्षक का नाम हमेशा बॉन्ड के नाम पर, बंध के नाम पर पड़ेगा। सिग्मा बंध अगर बना तो इसे मैं कह दूंगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा अणु कक्षक। अच्छा, पता है अंततः ये दिखाई कैसे देगा? क्योंकि तुम कहोगे सर अणु कक्षक जो बना वो दिखेगा कैसा? मैं बता देता हूं। ये अणु कक्षक बेटा जी ऐसा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से। पता है क्या है? ये बीच वाला जो एरिया है वो बड़ा बन गया है, और यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पे क्योंकि दोनों कक्षकों के कुछ भाग आपस में मिक्सअप हो गए, और मिक्सअप होने से यहां पे आपको उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलेगा। अब भी ये अंतरानाभिकीय अक्षर है, अब भी वो अंतरानाभिकीय अक्ष है, बार बार नहीं बोलूंगा, अब भी ये अंतरानाभिकीय अक्ष है। तो अंतरानाभिकीय अक्ष पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको यहां पे मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है जी? उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो ये सिग्मा अणु कक्षक की खास बात होती है कि अंतरानाभिकीय अक्ष पर आपको उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व मिलता है, इसीलिए तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे नीचे लिख दीजिए पहली बात, समाक्षीय अतिव्यापन से सदैव सिग्मा बंध बनता है। अगली बात लिखो, सिग्मा बंध एक मजबूत या प्रबल बंध होता है क्योंकि अंतरानाभिकीय अक्ष पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है। लिख दिया। अब समझो कि सर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्या फायदा होगा? मैं बताता हूं बेटा जी। अगर बेटा ये बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं होता तो दोनों के नाभिक एक दूसरे में आपस में प्रतिकर्षित करते, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व का फायदा क्या हुआ? ये नाभिक भी इससे आकर्षित और ये नाभिक भी इससे आकर्षित, और इनडायरेक्टली दोनों आकर्षित। तो बंध मजबूत होगा जहां आकर्षण बल होगा। क्लियर? तो ये पहली बात मैंने बताई समाक्षीय अतिव्यापन के बारे में। ओके, इसके बाद में दूसरा प्रकार अपन लेते हैं इसका, नंबर टू है समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन, कोलेटरल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग, संपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है ना? इसको साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कहते हैं भाई, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। बेटा क्या मीनिंग होता है संपार्श्विक अतिव्यापन का? तो लैंग्वेज में इतना सा कहूंगा कि भाग लेने वाले जो परमाणुीय कक्षक हैं वो अंतरानाभिकीय अक्ष के लंबवत व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है ना? लंबवत व्यवस्थित होकर अतिव्यापन करेंगे तो वो कहलाएगा संपार्श्विक अतिव्यापन। क्लियर? ओके, इसको डायग्रामेटिक अगर अपन देखें तो जरा देखिएगा, एक बार फिर से मैं वही बात कहूंगा। ये जेड एक्सिस है, कुछ नहीं कहता तो यही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है? अब ये परपेंडिकुलर अरेंज हो जाएंगे तो इस तरह से अरेंज करूंगा। एक बात ध्यान रखना, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये या तो ये पी एक्स होंगे या फिर ये पी वाई होगा। ठीक है ना? और ये न्यूक्लियस यहां मानूंगा मैं, दूसरा पी ऑर्बिटल भी परपेंडिकुलर अरेंज होगा तो बेटा ऐसे होगा, यहां न्यूक्लियस मानूंगा। एक चीज ध्यान रखना, ये पी एक्स होगा तो ये भी पी एक्स ही होना चाहिए, और अगर ये पी वाई है तो ये भी पी वाई होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन है ना? अब जब ओवरलैपिंग होगी तो देखिए कैसी होगी भाई। ऊपर का जो लोब है वो ऊपर ओवरलैपिंग करेगा और नीचे का लोब है वो नीचे ओवरलैपिंग करेगा। तो देखिए इस तरह से दिखाई देगी ओवरलैपिंग, इस तरह से। ये अब भी न्यूक्लियस है इसलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो वही है, लेकिन एक बात देखने को मिलेगी कि जहां दोनों ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं वहां हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगी। तो थोड़ी सी ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, थोड़ी सी नीचे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। पहली बात तो यहां से जो बॉन्ड बनता है उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, है ना?
लेकिन पाई बॉन्ड अगर बना है तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या कहूंगा? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बेटा जी ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखिए लास्ट में दिखेगा कैसा, ये भी थोड़ा देखने लायक बात होगी। जैसे ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब भी है, एक का न्यूक्लियस यहां पे, एक का न्यूक्लियस यहां पे। क्या देखने को मिलेगा? इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इसके नीचे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। लेकिन बेटा ये न्यूक्लियर एक्सिस है ना, ये पूरी की पूरी क्या रह गई? वैकेंट, है ना। तो इस खाली जगह को हम कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, उसको कहते हैं नोडल प्लेन। ये पहले भी वर्ड आ चुका है, नोडल प्लेन। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या है? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोडल प्लेन कौन सा प्लेन होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाए, ठीक है ना। तो पाई वाले में नोडल प्लेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, तुम कहोगे कि सर यहां तो रिपल्सन ही रिपल्सन है, अट्रैक्शन है ही नहीं। फिर नहीं है, अट्रैक्शन भी है। कैसे? ये देखो, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, वो इधर भी अट्रैक्टेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और इधर भी अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। दो लाइनें इस बार क्या बनी? तो सबसे पहली लाइन तो क्या बना देना कि इस कोलेटरल ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। ऑलवेज पाई बॉन्ड विल फॉर्म इन कोलेटरल ओवरलैपिंग। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरी चीज लिख दो कि पाई बॉन्ड है वो वीक होगा। पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, सिग्मा के कंपेयर में वीक होगा। क्यों होगा बेटा? वहां सिग्मा में आप दोनों न्यूक्लियस के बीच में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे थे, यहां मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण से कहीं ना कहीं न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा रिपल्सन दिखने को मिलेगा, और वो रिपल्सन अट्रैक्शन को कमजोर कर देगा और बॉन्ड को भी कमजोर कर देगा। सो आप क्या लिख सकते हो कि पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड बिकॉज देयर इज मिनिमम और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उस पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ये वीक बॉन्ड होगा। ओके, इसके बाद में एक नोट लिखिएगा, लिखिए सिग्मा बंध के निर्माण में अर्थात समाक्षीय अतिव्यापन में संकृत व असंकृत दोनों प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं, लेकिन पाई बंध के निर्माण में अर्थात संपार्श्विक अतिव्यापन में असंकृत कक्षक ही भाग लेते हैं। क्या बताया मैंने कि बेटा सिग्मा बंध का जब निर्माण होगा यानी समाक्षीय अतिव्यापन होगा, तो वहां पे संकृत कक्षक भी भाग ले सकते हैं और असंकृत कक्षक भी भाग ले सकते हैं। यही मैंने लिखवाया। मैं मेरी बात को प्रूव करता हूं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच, दो अणु आपके सामने। जब आप इनको ध्यान से देखोगे, संकरण पढ़ चुके होगे, तो बेटा जी पता चलेगा कि इस कार्बन का ये जो बॉन्ड बना है, इसमें हाइड्रोजन की तरफ से एस आया और कार्बन की तरफ से एस भी संकृत कक्षक आया है भाग लेने को। फिर इस एक बॉन्ड सिग्मा में इस कार्बन का भी sp और इस कार्बन का भी sp कक्षक आया है, आगे जाके अपन एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये जो दो बॉन्ड पाई बने हैं, इसमें बेटा इस कार्बन का भी p और इस कार्बन का भी p यानी असंकृत ने भाग लिया है। यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, वहां कार्बन का sp और हाइड्रोजन का s भाग ले रहा है। यहां ये सिग्मा बॉन्ड बना है, यहां दोनों ही एस भाग ले रहे। तो क्या बताया मैंने कि सिग्मा बंध के निर्माण में संकृत भी भाग ले सकता है और असंकृत भी भाग ले सकता है। देखिए संकृत भी है और असंकृत भी, अकेला दिखा तो असंकृत, और इस तरह से sp दिखे तो ये संकृत, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड का जब निर्माण होगा, जैसे यहां पे ये जो पाई बॉन्ड बना है, यहां असंकृत कक्षक भाग लिए हैं, तो इस कार्बन का भी p और इस कार्बन का भी p, ये पाई बॉन्ड के निर्माण में भाग ले रहे, ठीक है ना। तो असंकृत भाग लेते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा गया है। इसका एक अपवाद जरूर है, एक अपवाद है बेटा इसका, और वो है बेंजाइन स्पीसी। बेंजाइन स्पीसी इसका अपवाद है भाई।
ठीक है, क्या होती है ये बेंजाइन स्पीसी? ये बेंजाइन स्पीसी बेंजीन से ही बनी है। ये देखिए इस तरह से। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, अब यहां पे ये बॉन्ड किससे बना है, किस अतिव्यापन से बना है? तो कार्बन की तरफ से तो भाग लेता है sp2 और हाइड्रोजन की तरफ से s। यहां पे कार्बन की तरफ से sp2 और हाइड्रोजन की तरफ से s, लेकिन ये बेंजीन है। ठीक है, लेकिन बेटा जी बेंजाइन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन हट गया, तो sp2 कक्षक फ्री हो गए। ये sp2 कक्षक फ्री हो गया, ये sp2 कक्षक फ्री हो गया। ठीक है ना, और यहां पे क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अब जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बन जाता है। और इस पाई बॉन्ड में कौन भाग ले रहा है? देखिए sp2 संकरित कक्षक भाग ले रहे, और अंततः ये किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है इस तरह से बेंजाइन में बदल जाता है। ठीक है, तो बेंजाइन में एक पाई बॉन्ड ऐसा बना है जिसमें किसने भाग ले लिया? संकरित कक्षकों ने भी ले लिया। जबकि आमतौर पर पाई बॉन्ड में कौन भाग लेता है? असंकरित ही भाग लेते हैं। क्लियर?